है। आप लोग लगातार इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी भूगोल की कक्षाएं लगातार मेरे द्वारा संचालित की जा रही हैं और इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या अगर निकल कर आ रही है, आप वीडियो देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या तो मैसेज करिए, जिसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो भी समस्या है उनको हल की जाएंगी। अभी आज का जो टॉपिक है वो हम लोग हिमालय पार्ट टू रखे हुए हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने हिमालय की बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं जिसकी चर्चा आज जो है कि कंटिन्यू की जाएगी। हिमालय, हिम जमा आलय यानी बर्फ़ का घर। हिमालय के बारे में कल हम लोगों ने बहुत चीज़ों के बारे हिमालय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे डायमेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें कुछ चीज़ों पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन, उनको थोड़ा देखते हैं, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कल हमने एक क्वेश्चन बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो हिमालय का निर्माण हुआ है उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार थी, वो थी प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत। इसी प्लेट विवर्तनिकी के कारण जो है कि हिमालय का निर्माण हुआ और यूरेशियन प्लेट में ये हमारी जो इंडियन प्लेट है ये टकराई और यहाँ पर जो ये सागर था जिसको टेथिस सागर कह रहे थे, इसी टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ। कल हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। वहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि ये जो टेथिस सागर है इसका बचा हुआ रूप, टेथिस सागर का बचा हुआ रूप किस भाग में आज भी उपस्थित है, तो वो है भूमध्य सागर। मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेथिस सागर का जो बचा हुआ रूप है, टेथिस सागर का बचा हुआ रूप ही भूमध्य सागर कहलाता है। इसके अलावा हिमालय की जब हम लोगों ने व्याख्या की थी तो हिमालय को हमने जो है कि टोटल 4 भागों में बांटकर पढ़ने की कोशिश किया था। उसमें जो पहला भाग था जिसको हम कह रहे थे ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय संरचना की दृष्टि से मूल हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे उत्तर क्षेत्र में, भारत के उत्तर भारत में या उत्तरी क्षेत्र में इसका लोकेशन है, ये अवस्थित है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ते समय हमको पढ़ना है। इस ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम था K2। डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, आपको क्या आंसर देना है? आपको आंसर देना है K2। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे? तब आपका जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा किसका पार्ट है? तो कंचनजंगा इस हिमालय का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम कह रहे थे महान हिमालय, वहाँ पर लोकेटेड, यही मूल हिमालय है। दुनिया की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी महान हिमालय में हैं। अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो आप ऐसे देखिए, इसको थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे, आप इसको आराम से समझिए। देखिए, आप एकदम यहाँ पर ये शुरू में ये जो पर्वत श्रृंखला है इसी का नाम है काराकोरम। इसके नीचे यहाँ सर ये लद्दाख है, लद्दाख के नीचे जास्कर है, और जास्कर से और आगे जो तिब्बत की तरफ बढ़ गया है वो है कैलाश। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 जो है कि पर्वत श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और इसी में इस काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, ये इस पूरे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस काराकोरम
लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियों के बाद यहां से जो शुरू होता है, ये शुरू होता है महान हिमालय, जिसका विस्तार बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक है। इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक है, इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक है। तो शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है, ये शुरू होता है ये शुरू होता है सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में। तो ये सिंधु नदी, ये जो है यहां से सिंटेक्सियल मोड़ लेता है, बिल्कुल तीक्ष्ण मोड़ लेता है, और इधर की साइड में ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को ये इंडिया में मुंह घुमाता है, और सिंधु नदी को। तो दो नदियां यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के बीच जो है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। महान हिमालय को क्षैतिज रूप से हम लोग इसको जो है कि 4 पार्ट में अलग से भी डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सतलुज नदी अगर आ रही है, तो सतलुज और इनके बीच का जो है क्षेत्र, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं महान हिमालय के बारे में। कल हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक को कर लिया था। आज जो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे लघु हिमालय। चलिए, लघु हिमालय। लघु हिमालय हिमालय का तीसरा रूप है, या उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों में ये तीसरा पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लघु हिमालय को किस और नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय कहिए, हिमाचल कहिए, या फिर लघु हिमालय कहिए, ये सारे के सारे नाम एक ही हैं। लघु हिमालय का एक्चुअल में जो विस्तार है वो 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों के रूप में है। 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां वो कौन कौन सी हैं? ये पर्वत श्रेणी जिसका नाम है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ लघु हिमालय। उसके बाद हिमाचल में इसका नाम हो जाता है धौलाधर। तो धौलाधर ये भी लघु हिमालय का हिस्सा है। इसके आगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम इसको देते हैं नाम नाग टिब्बा। और उसके बाद जैसे ही ये लघु हिमालय और आगे बढ़ता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं ये भी 2 नदियों के बीच में है। जैसे महान हिमालय का विस्तार 2 नदियों के बीच में था, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ऐसे ही लघु हिमालय का विस्तार रावी और काली। तो रावी और काली के बीच में जो हिमालय विस्तृत है इसी को कहते हैं लघु हिमालय। ये ऊपर ये जो हिमालय है, ये हिमालय था महान हिमालय, और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच ये जो खाई है, इस खाई का क्या नाम था? इसी खाई का नाम था MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोल रहे थे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक प्रकार की घाटी है जो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में फैली हुई है। इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो इसके अंतर्गत इस साइड में कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी। तो कश्मीर की घाटी किनके बीच में है? यहां से झेलम नदी ये जा रही है। तो झेलम नदी, ये झेलम, रावी, चिनाब, ये सब जो नदियां हैं इनकी ही जो घाटियां हैं उसी को हम कश्मीर की घाटी कह रहे हैं, स्पेशली झेलम की घाटी। तो ये जितनी भी कश्मीर की घाटी है ये सब की सब जो है कि यहाँ पर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में फैली हुई है। क्लियर? उसके बाद
जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल में जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर कुल्लू मनाली की घाटी है, कुल्लू मनाली की घाटी, कुल्लू मनाली की घाटी महान हिमालय और धौलाधर के बीच में है। इसके अलावा उत्तराखंड में महान हिमालय और नागटिब्बा के बीच फूलों की घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेपाल में महाभारत, तो ये नेपाल में इसका नाम है। ये नागटिब्बा इसको उत्तराखंड में कहते हैं, धौलाधर इसको हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। तो यहाँ पर जो घाटी मिलेगी आपको वो काठमांडू की घाटी होगी। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित घाटियों में से कौन सी घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच नहीं अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर की घाटी, ऑप्शन नंबर 2 फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर 3 काठमांडू की घाटी, ऑप्शन नंबर 4 लेह लद्दाख की घाटी। तो लेह लद्दाख का जो लोकेशन है वो यहाँ है, यानी कि लेह लद्दाख की जो घाटी है वो ट्रांस हिमालय। अब देखो और ऊपर अगर हम इसके चलेंगे तो यहाँ पर ये जो हिमालय है ये ट्रांस हिमालय है, फिर कौन सा है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, और ये वाला जो हिमालय है लघु हिमालय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच यहाँ पर लद्दाख की घाटियां हैं, ना कि यहाँ पर है। तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। मान लो फिर लघु हिमालय पर अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो घाटियां हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो इन घाटियों को हम लोग दून भी कहते हैं। उत्तराखंड में स्पेशली हिमाचल में इन घाटियों को दून कहा जाता है। तो फिर अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि दून की जो घाटियां हैं, जो दून है वो किस हिमालय का हिस्सा है, तो दून एक्चुअल में ये जो दून है ये हिस्सा है लघु हिमालय का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो देहरादून है या जो हरिके दून है, बहुत सारे दून है, करीब 10 नाम तो आप तुरंत गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे दून दिखेंगे। दून का मतलब होता है मैदानी क्षेत्र, थोड़े से जो है कि मैदानी क्षेत्र पहाड़ों पर। तो ये जो दून है ये दून कहाँ पर आपको मिलेंगे, ये दून जो है कि ये लघु हिमालय में आपको प्राप्त होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग लघु हिमालय में और कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया। जिनको इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है या मैप बनाना वो बना लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक, जो हिमालय का अगला हिस्सा है उसी को कहा जाएगा शिवालिक। अच्छा, इस लघु हिमालय पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे मसूरी वगैरह इसी लघु हिमालय का हिस्सा हैं। हिमालय का जो सबसे अंतिम पार्ट है उसको कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक का जो सबसे पहला पॉइंट आप कहोगे कि शिवालिक हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? सबसे बाहरी हिस्सा, इसलिए इसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं। आउटर हिमालय किसको कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है। शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन हिस्सा है, नवीन भाग। शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है और ये लगातार अभी बन रहा है, इसकी ऊंचाई अभी लगातार बढ़ रही है। तो शिवालिक बिल्कुल आउटर पार्ट है और बिल्कुल नया हिस्सा है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कौन सा ऐसी बाउंड्री लाइन मिलती है जिससे ये दोनों अलग होते हैं, तो उसका नाम है MBF। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो घाटी टाइप का, जो गड्ढा टाइप का आपको दिखेगा, खाई दिखेगी, उस खाई को, उस घाटी को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। तो MBF कहां पर लोकेटेड हो गया? MBF लोकेटेड हो गया शिवालिक और लघु हिमालय के बीच। और जैसे ही शिवालिक खत्म होगा तो उत्तर भारत का मैदान शुरू होगा। उत्तर भारत का मैदान,
उत्तर भारत का मैदान। और ये जो उत्तर भारत का मैदान है और ये जो शिवालिक है, ये दोनों किससे अलग होंगे? ये होंगे HFF से, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट से ये अलग होगा उत्तर भारत का मैदान। तो यहां से ये किससे अलग हुआ था? ये लघु हिमालय से अलग हुआ था। लघु शिवालिक पर अनेक क्षेत्र हैं जिनको, यहाँ पे घास के मैदान हैं जिनको द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार, तो हरिद्वार किसका पार्ट हो गया? हरिद्वार शिवालिक का पार्ट हो गया। वही देहरादून, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देहरादून किसका पार्ट हो गया? देहरादून लघु हिमालय का पार्ट हो गया। तो आपने यहाँ पे पूरा हिमालय का जो डिस्कशन था, खास रूप से जो पश्चिमी हिमालय है, जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसको हम मूल हिमालय मानते हैं, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। हिमालय के कुल मिलाकर हमने 4 पार्ट पढ़े हैं। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद एक घाटी आपको मिलेगी, इस घाटी को हमने नाम दिया था इंडस सांगपो सचर जोन। इसके बाद ट्रांस के बाद महान हिमालय मिलेगा, फिर महान के बाद आपको एक घाटी मिलेगी, इसको हमने नाम दिया था MCT। उसके बाद फिर आपको लघु हिमालय देखने को मिलेगा। लघु हिमालय का जो और शिवालिक के बीच जो यहाँ पे फॉल्ट मिलेगा आपको, उसको बोलेंगे MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे शिवालिक, और शिवालिक के बाद उत्तर भारत का मैदान शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा फॉल्ट आपको दिखेगा, तब जाकर ये दोनों अलग होंगे, उसको कहेंगे HFF, उत्तर भारत का मैदान। तो आपने देखा कि जैसे ही हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो ये आकृतियां आपको सीक्वेंसली मिलेंगी। यूपी PCS में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ चलता है, रास्ते में उसको विभिन्न भू आकृतिक प्रदेश देखने को मिलेंगे। इन भू आकृतिक प्रदेशों को उसके अवस्थिति के आधार पर आप सजाइए, सीक्वेंसली अरेंज करिए कि सबसे पहले कौन मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, फिर कौन मिलेगा। तो आपने देखा सबसे पहले क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय। उसके बाद ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। जैसे इस घाटी को आप पार करोगे, महान हिमालय में पहुंचोगे। महान हिमालय को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। महान हिमालय के बाद क्या मिलेगा आपको? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जैसे ही मेन सेंट्रल थ्रस्ट को आप पार करोगे, आप कहाँ पहुंचोगे? लघु हिमालय में। लघु हिमालय को पार करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? मेन बाउंड्री फॉल्ट में। MBF का मतलब सीधे सीधे ये विभिन्न प्रकार की जो द्वार है, जो ये आपके ये जो दून है, विभिन्न प्रकार के ये दून यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको शिवालिक के बाद द्वार, हरिद्वार वगैरह आपको इधर दिखेंगे, उसी में शिवालिक के हिस्से में। और सबसे लास्ट में उत्तर भारत का मैदान। तो दून और द्वार दो खास बातें हैं हिमालय की। दून इज द पार्ट ऑफ लघु हिमालय, द्वार इज द पार्ट ऑफ शिवालिक, एंड शिवालिक इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। शिवालिक हिमालय का सबसे नया हिस्सा है। हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा महान हिमालय। मूल हिमालय कौन सा है? महान हिमालय। दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी कहाँ मिलेगी? महान हिमालय मिलेगी। महान हिमालय को अलग से मैंने 4 पार्ट में बांटा था, जो लगातार इसको हमने पढ़ लिया है। अभी इसको एक और थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय को हम लोगों ने अलग से 4 पार्ट में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था महान हिमालय के बारे में? सबसे पहले हमने महान हिमालय के बारे में कहा कि एक तो होगा कश्मीर हिमालय, या इसी को पंजाब हिमालय भी कहेंगे। किन दो नदियों के बीच फैला होगा? सिंधु व सतलुज। तो सिंधु और सतलुज के बीच जो हिमालय फैला होगा, उस हिमालय का नाम होगा कश्मीर या पंजाब हिमालय। उसके बाद जो दूसरा हिमालय आया, महान हिमालय का दूसरा पार्ट आया, उसको हमने बोला कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ फैला हुआ है? उत्तराखंड में। किन दो नदियों के बीच में? तो सतलुज व काली। तो सतलुज और काली के बीच जो हिमालय फैला हुआ है, उसी को हमने क्या कह दिया?
कुमायूं हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का सीधा सीधा मतलब काली और तीस्ता। और सबसे लास्ट आसाम हिमालय। आसाम हिमालय किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो आसाम हिमालय जो है फैला हुआ है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो आपने यहां पे देखा कि कुल मिलाजुला कर ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय के 4 भाग हैं: कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। इसमें सबसे चौड़ा कश्मीर हिमालय, क्वेश्चन बन चुका है। सबसे लंबा आसाम हिमालय। लघु हिमालय को जैसे ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो जो लघु हिमालय है ये किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ये फैला हुआ है रावी व काली के बीच में। और इसके भी कितने पार्ट हैं? इसके भी 4 पार्ट हैं। 4 राज्यों में इसको अलग अलग नाम से हम जान रहे हैं। एक इसको कह रहे हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल कहां पे कह रहे हैं? JNK में। इसके बाद इसको धौलाधर। धौलाधर कहां पर कहा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद इसको नागटिब्बा कहां कहा जा रहा है? नागटिब्बा इसको कहा जा रहा है उत्तराखंड में। और सबसे लास्ट महाभारत। इसके अलावा जो ट्रांस हिमालय था इसके भी 4 हिस्से थे: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिमालय के लोकेशन है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछता है ना उत्तर से दक्षिण से जाने में। हाँ, जैसे अगर कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी हमने यहां पर आपको उत्तर से दक्षिण आने के लिए बोला था, कभी कभी पर्वत श्रेणियों को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो पूछ दिया कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण आप सजाइए, तो जैसे उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए मान लीजिए आप सीधे दिया, तो सबसे उत्तर में आपको क्या दिखेगा? काराकोरम। फिर क्या दिखेगा? लद्दाख। फिर क्या दिखेगा? जास्कर। फिर क्या दिखेगा? कैलाश। उसके बाद क्या दिखेगा? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद फिर आपको क्या दिखेगा? लघु हिमालय। लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत ये अलग अलग राज्यों में पैरेलली फैले हुए हैं। उसके बाद आपको क्या दिखेगा? उसके बाद शिवालिक दिखेगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं, जैसे मान लो दे दिया 4 पर्वत श्रेणियां जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन चारों पर्वत श्रेणियों को बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। सबसे पहला आपके सामने आ गया काराकोरम, दूसरा आ गया शिवालिक, तीसरा आ गया पीर पंजाल और चौथा आ गया मान लो जास्कर। तो आप अगर इनका लोकेशन देखोगे, जैसे यहां पे अगर ये जम्मू कश्मीर का मैप आप ले लो, यहां पे अगर इसका लोकेशन देखोगे तो सबसे पहले जो आपको यहां पे जो पर्वत श्रेणी मिलेगी वो हो जाएगी काराकोरम। तो काराकोरम आप नंबर 1 पे लिख दोगे। उसके बाद जैसे नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे यहां पे आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा जास्कर। जास्कर इज द आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो काराकोरम, बीच में लद्दाख, फिर जास्कर। तो जास्कर दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा और नीचे आओगे तो महान हिमालय शुरू होगा, और महान हिमालय से भी नीचे आओगे तो आपको लघु हिमालय शुरू होगा। और लघु हिमालय का पहला चोटी कौन सा आपको दिखेगा पर्वत श्रेणी? वो होगा पीर पंजाल। तो तीसरे नंबर पे पीर पंजाल आपको मिलेगा। और सबसे जब नीचे आओगे तो यहां पे आपको मिलेगा शिवालिक। तो शिवालिक तो बार बार मैं कह रहा हूं, शिवालिक को आउटर हिमालय भी कह रहे हैं, बाहरी हिमालय। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय। तो कभी भी इन पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछ दिया हिमालय के किस हिस्से को मध्य हिमालय कहा जाता है? महान को, ट्रांस को, लघु को या शिवालिक को? तो लघु हिमालय मध्य हिमालय कहलाता है। इसके अन्य नाम क्या क्या थे? लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। तो हिमाचल कहिए, लघु कहिए, मध्य कहिए, कुछ भी कहिए। शिवालिक बाहरी हिमालय हो गया, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय। तो इसके भी बहुत सारे नाम थे। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए आगे अब हम लोग हिमालय पर्वतीय प्रदेश के आगे के कुछ टॉपिक और डिस्कस करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। हिमालय हम लोगों ने दो भाग में करके पढ़ना था। एक तो हमको पढ़ना था पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय का मतलब है कि जो अब तक हम लोगों ने ट्रांस, महान, लघु, मध्य ये सब हम लोगों ने पढ़ा शिवालिक, ये पश्चिमी हिमालय था। अब हिमालय का एक हिस्सा होता है पूर्वी हिमालय जिसको कहते हैं। पूर्वी हिमालय क्यों फेमस है, इस पर क्या क्वेश्चन बनता है। बायोडाइवर्सिटी का नाम सुना है आप लोगों ने, एक शब्द होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता का सीधा सीधा मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतु, वनस्पति, इन सब की जो संख्या होती है वहीं वहां की बायोडाइवर्सिटी होती है। किसी भी क्षेत्र में कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी ये प्रमुख रूप से टेम्परेचर व बारिश, हाई टेम्परेचर हाई रेनिंग पे डिपेंड करता है। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा, वर्षा ज्यादा होगी, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र, अभी ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 0 डिग्री के आसपास 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और लगातार प्रत्येक दिन यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। तो वर्षा होगी, थोड़े समय के लिए होगी लेकिन मूसलाधार होगी। तो बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी आज लगातार घट रही है, पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं। इस जैव विविधता को बचाने के लिए यूएनसीबीडी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यूएनसीबीडी बना है। और यूएनसीबीडी जो है ये लगातार पहल कर रहा है कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। एक बुक भी पब्लिश होती है हर साल जिसको कहते हैं रेड डेटा बुक। इस किताब में सभी प्रजातियों को 9 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, विलुप्त के आधार पे, उनके ऊपर खतरे के आधार पर। कितने भागों में इस किताब में प्रजातियों को क्लासिफाइड किया जाता है, 9 भाग में। किताब कौन पब्लिश करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो IUCN है, हर साल रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। सिर्फ और सिर्फ क्यों, ताकि बायोडाइवर्सिटी के प्रति लोग सजग रहें। ये मैं बायोडाइवर्सिटी को बराबर क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ देशों को कुछ देश हैं जिनको क्या बोला जाता है, मेगा डाइवर्स, बहुत ज्यादा जैव विविधता वाले देश। उनमें हमारा प्यारा भारत भी है मेगा डाइवर्स। इंडिया इज आल्सो मेगा डाइवर्स कंट्री। तो एक तो कॉन्सेप्ट मेगा डाइवर्स कंट्रीज का चलता है जैव विविधता को लेकर, और एक चलता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। एक चलता है हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट। हॉट स्पॉट को हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल। तो कभी भी आप देखोगे पेपर में क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र, कोई भी वे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है कि क्या भारत में भी कोई बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पूरी दुनिया में इस समय इनकी संख्या जो है कि 37 या 38 चल रही है। अभी हम चेक करके अगले वीडियो में इसको बता देंगे। मेरे हिसाब से 37 चल रही है, अगर थोड़ा डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। 37 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। इन 37 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में 2 हमारे भारत के पास है। तो वे 2 क्षेत्र कौन हो सकते हैं,
वे दो क्षेत्र वही हो सकते हैं जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा हो और बारिश ज़्यादा हो, तभी तो वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होगी। तो अगर हम अपने भारत के मैप को देखें तो यहाँ पर एक तो ये वाला क्षेत्र हमको दिखता है, ये वाला जो पश्चिमी घाट कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, क्योंकि ये समुद्र के किनारे, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट। तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अभी सब पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, यहाँ बारिश क्यों ज़्यादा होती है इसका डिस्कशन होगा। तो पश्चिमी घाट में एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसके साथ ही एक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में, ये इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पूर्वी हिमालय। तो भारत के पास कुल मिला जुलाकर दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज हैं। नंबर 1 पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, एंड सेकेंड इज वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो हमने ये इधर के हिमालय को पढ़ लिया, जो खास रूप से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पूरा का पूरा। अब हमको पढ़ना है इस पूर्वी हिमालय को। पूर्वी हिमालय क्या है एक्चुअल में? पूर्वी हिमालय इसी हिमालय, पश्चिमी हिमालय का ही विस्तृत रूप है, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों बारिश होती है उसका कारण मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए, ये हमारा उत्तर पूर्व है और यहां पर ये ढेर सारे सब पर्वत हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत यहां पर है। अभी हम इन्हीं सब पहाड़ियों की बात करेंगे। तो जब मानसूनी हवाएं आती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से कुछ तो इधर यूपी बिहार की तरफ चली जाती हैं और कुछ हवा जो है कि इस नॉर्थ ईस्ट में घुसती है। तो ये हवा जब नॉर्थ ईस्ट में घुसेगी तो क्या होता है कि ये पहाड़ी इन हवा को इसी में उलझा देते हैं, इनको यहीं पे रोक देते हैं। तो क्या होता है कि हवा पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर उठती है। यहाँ पर एक पर्वत है, सपोज करो खासी, यहाँ गारो हो गया, यहाँ जयंतिया हो गया। तो अब ये हवा इस खासी पहाड़ी में घुस गई, बाहर से नहीं निकल पा रही। क्यों नहीं निकल पा रही है? क्योंकि इसका रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। अब ये इसी में घुस गई हवा। अब इन पर्वत के ढालों के सहारे हवा ऊपर उठेगी। तो जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, हवा का तापमान धीरे धीरे क्या होगा, गिरेगा। और हवा का जब तापमान गिरेगा तो जो उसमें आर्द्रता होगी, आर्द्रता जल की बूंदों में बदलेगी और जल की बूंदों में जब वो बदलेगी तो उसका भार थोड़ा बढ़ेगा और फिर वो नीचे गिरने लगेगी। तो यहाँ पे कौन सी बारिश होना शुरू हो जाएगी, पर्वतीय वर्षा। तो यहाँ पर्वतीय वर्षा शुरू हो जाएगी और इस पूरे क्षेत्र में ढेर सारा बारिश होता रहेगा, क्योंकि हिमालय का ये सब जो एरिया है ये इन हवाओं को उस पार जाने नहीं देता है, इनको बिल्कुल यहीं पे रोके रखता है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसी बारिश की वजह से यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। तो पूर्वी हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है? पूर्वी हिमालय के इंपॉर्टेंट होने का जो सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पूर्वी हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? पूर्वी हिमालय का विस्तार म्यांमार तक है। आपको विश्वास नहीं होगा, पूर्वी हिमालय का विस्तार अराकान योमा तक, जो अराकान योमा म्यांमार का पर्वत श्रेणी है, वो हम हिमालय का विस्तार वहाँ तक मानते हैं। जैसे अगर हम भारत के मैप को देखें और यहाँ पर अब ये इसके बगल में यहाँ म्यांमार है, तो जैसे ये हिमालय का विस्तार ऐसे शुरू हो रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट के बाद ये नीचे की तरफ यहाँ अराकान योमा, तो अराकान योमा तक इसका विस्तार है हिमालय का ऐसे। और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में ये बहुत सारे अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह हैं, तो आप देखोगे कि अंडमान निकोबार तक भी बहुत सारे लोग मानते हैं हिमालय का विस्तार। तो हिमालय का विस्तार काफ़ी लंबा है। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ तक का हिमालय पढ़ लिया है। अब इसमें जो ये छोटे छोटे पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसको हम पूर्वी हिमालय कह रहे हैं, उसी की हम लोग आगे बात करेंगे। पूर्वी हिमालय, चलिए पूर्वी हिमालय का जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है कि यह उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी राज्यों में।
तो हमारे पास उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिखो उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। तो ये सब राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहलाते हैं। और इन राज्यों में जो पहाड़ियां फैली हुई हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं डिसकंटिन्यूअस टाइप में, एक्चुअल में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय का जो सबसे बड़ा अंतर है वो डिसकंटिन्यूटी का है। पश्चिमी हिमालय के जितने भी पर्वत श्रेणियां थे वो निरंतर बने हुए थे, उनके भी जो डिसकंटिन्यूटी थी वही छोटी छोटी नदियों की जो घाटियां थी उसी से थोड़ा बहुत डिसकंटिन्यूटी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इनका जो डिसकंटिन्यूटी है वो साफ साफ दिखेगा, जो असंबद्धता है, जो इनका अंतर है कि एक पर्वत हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है फिर दूसरा, तो यहाँ पे काफी साफ साफ दिखता है। तो डिसकंटिन्यूटली रूप में या असंतत रूप में ये इन राज्यों में फैले हुए हैं। पूर्वी हिमालय विशेष रूप से कहां पर फैले हुए हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में। इस पूर्वी हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या क्या नाम देते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों को कहा जाता है पटकाई ब्रूम, पटकाई ब्रूम, पटकाई ब्रूम, डाफला, मिसमी, अबोर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा हैं। इसके अलावा मेघालय में इसको कहते हैं गारो, खासी, जयंतिया। यहां पे खासी पहाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो किस पहाड़ी पर होती है? खासी पहाड़ी पर। यहां पे मासिन राम नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? मासिन राम। और मासिन राम नामक स्थान पर ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। मिजोरम, मिजो पहाड़ी, मिजोरम में जो पहाड़ी है उसका क्या नाम है? मिजो पहाड़ी। नागालैंड, नागालैंड में हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? नागा पहाड़ी। नागालैंड में हम इसको नाम दे रहे हैं नागा पहाड़ी। उसके बाद आसाम, आसाम, आसाम में इन पहाड़ियों को क्या नाम दिया जाता है? आसाम में इन पहाड़ियों को चलिए आगे बताते हैं इसको यहाँ पे कि आसाम में इन पहाड़ियों को क्या नाम दे रहे हैं। विशेष रूप से जो पूर्वी हिमालय है ये आपके लिए है कि आप आसाम में पूर्वी हिमालय को क्या नाम दिया जाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा कि आसाम हिमालय, पूर्वी हिमालय का जो आसाम में विस्तार है उन पहाड़ियों को हम लोग क्या नाम देते हैं। ये था हमारा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में जो क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि पूर्वी हिमालय में जो क्वेश्चन बनेगा वो ज्यादातर इसी प्रकार से बनेगा कि अबोर नामक पहाड़ी किस राज्य में है, मिजो नामक पहाड़ी किस राज्य में है, पटकाई ब्रूम कहां पर है। तो ये बस एक क्वेश्चन यहां पे आपसे बनेंगे कि ये पहाड़ियां कहां पर हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि जितने पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां हैं ये वहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर इनकी पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि जयंतिया नामक जनजाति, मेघालय, नागा नामक जनजाति, नागालैंड, मिसमी जनजाति, अरुणाचल, तो ये आपको बिल्कुल वहां पे तुरंत रेडी रहना है। मैक्सिमम पहाड़ियों का नाम वहां पर पाई जाने वाली जनजाति के नाम पर है। तो पहली वीडियो, इसके पहले वाली जो वीडियो थी हिमालय पर, और ये हिमालय की दूसरी वीडियो, हम लोगों ने हिमालय के जितने भी डायमेंशन थे लगभग उसको क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लिया है। जो कल की अगली वीडियो होगी हमारी, अगली वीडियो में हम लोग इस पूरे हिमालय के कुछ दर्रे और कुछ चोटियों की पहले बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां और दर्रे। उसके बाद जो है कि हम लोग क्लास को अपनी आगे बढ़ाएंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे प्रमुख रूप से
अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की, जो हमारे मध्य हिमालय में फैला हुआ है। चलिए, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी जो आपके आने वाले परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। धन्यवाद।